classification of elements. This is the last chapter of chemistry for class 10 and this is very important chapter. All of you have heard the term periodic table. सबने सुना है, अक्सर हम सुनते रहते हैं periodic table में ये है, periodic table वो है. लेकिन what is this periodic table and why we need that periodic table? All these answers we are going to discuss in this chapter. So first of all, we have to know why we need the classification system, why we need the periodic table. क्यों ज़रूरत पड़ी classification की? ऐसे ही elements पढ़े थे हमारे पास, हम ऐसे ही उसको पढ़ लेते. क्या ज़रूरत थी कि हम classify करें elements को, different categories बनाएं, different groups बनाएं, उसकी क्या आवश्यकता पड़ी, क्या ज़रूरत थी उसकी? The thing is, for the easy study, for convenient study, we need the classification system. As we have read in the biology about the phylum, about the 5 kingdom classification, okay, like kingdom Plantae. अगर हम बोलते हैं kingdom Plantae, तो आपके दिमाग में आ जाता है कि plants का ये कैरेक्टरिस्टिक है. Okay, kingdom Animalia, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमको कॉमनली याद हो जाते हैं. बाद में हम देखते हैं कि उसमें स्पेसिफिकली हम जिस सिस्टम को पढ़ रहे हैं, जिस स्पीसीज को पढ़ रहे हैं, उसकी क्या खासियत है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है. Similarly, for the easy understanding of the elements, we need this classification system. Now let's start this classification system. कैसे करते हैं इसको, ये समझने की जरूरत है. जैसे मान लो अगर हमारे पास nowadays we are having 118 elements that is given in your NCERT, but there are several new discoveries. It become 121. So there are 121 known elements. अगर हम एक एक की स्टडी करें, इमेजिन करो हम हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, पूरा सब कुछ हाइड्रोजन के बारे में, या हम लिथियम पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ पढ़ना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. ओके, सो व्हाट वी डू, वी एक्चुअली क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक. बाकी डिटेल तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफर करेंगे, बट कुछ प्रॉपर्टीज जो है दैट विल बी द सेम. ओके, एज फॉर एग्जाम्पल मान लो एक क्लास 10 है, ठीक है, मैंने बोला क्लास 10, कुछ चीज़ें दिमाग में क्लियर हुई सामने वाले की, क्लास 10 है तो उसके ये कैरेक्टरिस्टिक तो होंगे ही. देन आई स्पेसिफाइड सेक्शन ए, देन सेक्शन बी. जनरली सेक्शन ए इज संस्कृत सेक्शन, सो उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट संस्कृत होगा. सेक्शन बी देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट इज हिंदी. लाइकवाइज, सो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने के लिए, इजीली पढ़ने के लिए वी नीड द classification system. So similarly, for the understanding of the elements, we need the classification system, and we have done several attempts in this field. Okay, very first attempt done for the periodic classification of the element was done by Duvernier. अब बोला कि मैम यहाँ 2 डाउट क्यों लगा है, दिस इज हिज नेम, उनकी मर्जी, उन्होंने ऐसे लिखा, हम भी ऐसे लिखते. Duvernier. So Duvernier is the first chemist who had given the classification of the elements. कुछ भी अपने हिसाब से जो उनको सही लगा वो उन्होंने दिया, लेकिन ये पहला अटेम्प्ट था कि चलो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं. एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज Duvernier triads. The theory given by Duvernier is called as Duvernier triads. Now what is this theory? अचानक से पीरियोडिक टेबल नहीं आ गया, बहुत सारे अटेम्प्ट लिए गए, बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, एंड धीरे धीरे करके हम पीरियोडिक टेबल तक पहुंचे. सो पहला अटेम्प्ट किया डुवर्नियर ने, एंड डुवर्नियर की थ्योरी को हम बोलते हैं Duvernier triads. Now what is this theory? Okay, actually Duvernier had made the group of 3 elements. 3 का सेट बनाया उन्होंने. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी वो जो 3 एलिमेंट हैं वो तीनों की प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगी, वो हमेशा तीनों की प्रॉपर्टी जो है वो एक जैसी होगी. सो ही मेड द सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज इन विच the atomic average of atomic mass of first and last element is equal to the middle one. Okay, now let's take an example by which you can be clear about this theory. सबसे पहले हम इस theory को लिखते हैं. The elements are arranged
properties in which the mean of atomic mass of first and last element is equal to the atomic mass of middle element. So this is the theory given by the Duvernier. That is, please copy down, students. The elements are arranged in the set of 3 having same properties, in which the mean of atomic mass of first and last element is equal to the atomic mass of middle element. यानी तीन का जो सेट बनाया, तीनों की प्रॉपर्टी तो एक जैसी है, प्लस एक और पॉइंट क्या है, फर्स्ट और लास्ट वाले के एटॉमिक मास का जब हम मीन निकालेंगे, जब एवरेज निकालेंगे, तो दैट विल गिव द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. He had made a set of these 3 elements: lithium, sodium and potassium. आपको सीक्वेंस गड़बड़ नहीं करना है, जैसा है वैसे. फर्स्ट मेंबर इज लिथियम, then sodium, then potassium. Lithium is having atomic mass 7, sodium is 23 and potassium is 13. These are the atomic masses of these given elements. Now according to Duvernier theory, when we take the average of first and last, this is the first element lithium, this is the last element. When we take the average of first and last, we'll get 23, and this is the atomic mass of the middle element. So this is the theory given by Duvernier. फर्स्ट और लास्ट वाले का एवरेज मिडिल वाले के एटॉमिक मास के इक्वल होगा. So this is the theory given by Duvernier, that he made the set of 3 elements in which the atomic mean of atomic mass of first and last element will give the atomic mass of the middle element, and the property of these 3 elements are same. So this is the theory of Duvernier. अगर क्वेश्चन आया who had made the first attempt for the classification of element, your answer should be Duvernier. और ये उनकी थ्योरी थी. Clear? Now, what is the drawback in this theory? मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है, जब तक पहले वाले थ्योरी में गड़बड़ी नहीं आएगी, न्यू थ्योरी होगी नहीं. जाहिर सी बात है, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ होगा तभी न्यू थ्योरी आया. So what is the drawback? What are the limitations of Duvernier theory? So the very prominent drawback is this theory is not valid for all elements. Okay, this theory is not valid for all elements known at that time. उस समय के जितने एलिमेंट्स थे सबका 3 का सेट नहीं बन पाया, सब में ये चीज़ नहीं देखा गया कि हमेशा तीनों की प्रॉपर्टी सेम हो. सो दिस थ्योरी बिकम इनवैलिड. अब कई सारे बच्चे पूछते हैं मेरे से, मिस अगर वो इनवैलिड है तो पढ़ क्यों रहे? बिकॉज यू हैव टू नो कि अचानक से कोई चीज़ नहीं आता. अचानक से हमारे पास पीरियोडिक टेबल है तो हम वहीं से नहीं शुरू करेंगे, हम थोड़ा बैक हिस्ट्री जानते हैं कि कैसे कैसे डिस्कवर हुआ. Clear? So this is the first classification attempt done by Duvernier. Ultimately it get failed because this theory is not valid for all the elements. Clear? Now, after the Duvernier, the second chemist who take the attempt for the classification of element is Newland, and his theory is called as Newland law of octaves. Now look at that theory. Hopefully you all have copied on it. नोट्स जरूर लिखोगे, एग्जाम में टाइम नोट्स की जरूरत पड़ेगी आपको. सो दिस इज न्यूलैंड लॉ ऑफ octaves. So Newland is the second chemist who gave the
a theory for the classification of elements, and that is called as Newland law of octaves. Now already you know the meaning of octave is 8. So इसका कुछ ना कुछ इस थ्योरी का 8 से लेना देना तो होगा, ठीक है। तो न्यूलैंड ने क्या किया? न्यूलैंड had arranged the element in increasing order of their atomic masses. Atomic mass के increase के basis पे he has arranged the elements. ये पहली बात हो गई हमारी, clear? Then he saw that the property of first element resemble with the eighth element. Okay, so हर element का उसके 8वें element से property match कर रही है जब हम atomic mass के basis पे उसको arrange कर रहे हैं तो, just like the musical note, like sa re ga ma pa dha ni sa. Sa and sa, the first and the 8th musical note is same. Okay, so न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव यही कहता है कि जैसे म्यूजिकल नोट में फर्स्ट और 8th अपने आप को रिपीट करता है, सिमिलरली जब हम एटॉमिक मास के इंक्रीमेंट के बेसिस पे अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, तो फर्स्ट एलिमेंट विल रिजेंबल विद द 8th एलिमेंट, सिमिलरली सेकंड विल रिजेंबल विद द 9th, थर्ड विल रिजेंबल विद द 10th, फोर्थ विद द 11th एंड लाइकवाइज. Okay, so that theory is called as Newland law of octaves. So how can we write? We just write Newland had arranged the elements in increasing order of atomic masses will increasing order of atomic masses. He observed that the property of eighth element resemble with the first one. Okay, it is that just like musical note. Okay, so when we arrange the element in increasing order of their atomic masses, then the property of first and the 8th element resembles. Okay, just like the musical note, like sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa. Okay, do, re, mi, fa is also given in your book. That is the English musical note. ये हमारा हिंदी सरगम होता है, वो English musical note है. So first and the 8th, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So first and 8th repeat itself. Means these two are similar. Similarly, when we arrange the element in increasing order of their atomic masses, we observe the similarity in the property of first and the 8th element. Now I am just writing the elements: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, then chlorine, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, then chlorine, potassium, calcium, chromium, then titanium, manganese and Fe, iron. This is the table given by the Newland. This is on the basis of increasing order of their atomic masses. So we can see here first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. So सबका 7th and 8th, हर एलिमेंट का 8वां पोजीशन जो है वो उसके नीचे आ रहा है, मतलब
इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, एंड सो ऑन. Clear? So, according to Newland, when we arrange the element in increasing order of their atomic masses, then every first element resembles with its eighth element in the property. So, this is the theory given by the Newland, known as Newland law of octaves. Now, what are the drawbacks? What are the limitations of Newland theory? Newland law of octaves. क्या गड़बड़ी हो सकती है? हमने तो देखा एलिमेंट्स ऐसे अरेंज हो गए. अब इनकी गड़बड़ी क्या है? क्योंकि गड़बड़ी आएगी तभी हम आगे बढ़ेंगे. सो लेट्स सी द ड्रॉबैक ऑफ द Newland's law of octaves. But before that, student, please write down the notes. I'm just giving you 2 minutes time. Okay. Now, so our heading is drawbacks of Newland law of octaves. Drawback of Newland law of octave. So there are 2 or 3 drawback of Newland law of octave. Very first is, again, till the time of Newland, 52 elements were known. Okay, 52 elements were known. Okay, and he was a 56, not 52, it's 56. But his theory is only valid up to atomic mass 40, that is calcium. So Newland theory is only applicable for the lighter element, not for the heavier element. So we'll write, this theory is valid only up to atomic mass 40, that is calcium. So it is only applicable for lighter elements. It is only applicable for the lighter elements. This is the first and very important drawback of Newland, that it is only valid up to atomic number 40, means it is valid only for the lighter element. Now the second drawback is, he had not left any place for new elements. According to Newland, only 56 elements existed in nature. न्यूलैंड ने कोई स्पेस नहीं छोड़ा, कोई स्कोप नहीं छोड़ा न्यू एलिमेंट्स के लिए. उनके हिसाब से 56 एलिमेंट्स ही सिर्फ है, उसके बाद और ढूंढा भी नहीं जा सकता. सो दिस इज द सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड. ओके, नाउ द थर्ड, he put 2 elements in the same slot. एक ही बॉक्स में उन्होंने क्या किया, 2 एलिमेंट को साथ में रखा क्योंकि दोनों के प्रॉपर्टी सेम थी. ऑल्दो दोनों के एटॉमिक मास अलग अलग है, बट दोनों को अपने टेबल को सही साबित करने के लिए एक ही स्लॉट में उन्होंने 2 एलिमेंट्स को पुट कर दिया. दैट इज अगेन अ वेरी बिग ड्रॉबैक.
So these are the three limitations of Newland's theory. Please write down. First is this theory is only valid up to atomic mass 40, that is up to calcium. So it is only applicable for the lighter element. Second is no space for the new element. So according to him, only 56 elements existed in nature. And third one is he put two elements in the same slot. Since they are similar in properties, so he put these elements in the same slot. So these are the three drawbacks of Newland law of optics. So student, today we discussed about the two theories for the classification of the elements. In the coming lectures, we are going to discuss the next theory which overcome these limitations, and that is given by Mendeleev. Then we move to the further topic. If you are having any doubt, any query, you can ask in the comment box. Thank you so much.